जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है या अगर कोई जानवर पागल हो जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। हमारे देश में कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर जो लोग इमोशनल इम्पेयर हो गए हैं या मेंटल हेल्थ की कोई इश्यू है तो उन्हें वहां ट्रीटमेंट कराया जाता है। या अगर कोई कुत्ते को रेबिस हो गया है तो उसे उसके नेचुरल फेट तक पहुंचाने का काम लोग करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को वो काट लेता है तो निश्चित रूप से उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए हम रेबिस के वैक्सीन लगाते हैं, या अगर उसको रेबिस हो जाए तो फिर एक संस्थान ले जाते हैं जहां उसका ट्रीटमेंट संभव हो सके। लेकिन बात अगर हम पाकिस्तान की करेंगे तो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री कि ये रॉग नेशन जो है इसने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरीके से कई बार होस्टेज किया है। इंडिया तो इसका भुक्तभोगी रहा ही है कि इंडिया में कई ऐसे टेरर स्ट्राइक, टेरर अटैक जो परपेट्रेट करता है पाकिस्तान थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। पहली बार हमने देखा 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के लैंग्वेज में जवाब देने का गूदा रखती थी। लेकिन अब बात करते हैं द इंटरनेशनल क्राइम्स जो पाकिस्तान ने किया है। ओसामा बिन लादेन का एपिसोड जो है आप सभी जानते हैं कि उसे एक हॉट परसूट करके सर्जिकल स्ट्राइक, प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया था CIA ने और अमेरिकी ने कि अबोटाबाद से उसे एक्सट्रैक्ट करके, उसे गन डाउन करके, उनके घर पर रेड करके उसे वहां से उसकी डेड बॉडी तक को वो लेके गए थे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की, एक ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल की जिसके सामने ओसामा बिन लादेन भी बच्चा है और इसका रूट कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की, द फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑफ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्म किया, उस व्यक्ति की। आप इनकी मानसिकता समझिए। ये डच कंपनी में काम करते थे। डच जो यूरेनियम एनरिच करने की कंपनी है, वहां पर एक प्लांट था जो यूरेनियम यानी न्यूक्लियर फ्यूल से, रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते थे यूरोप में। यूरिकॉन इस कंपनी का नाम था। इस कंपनी में ये 1974 के बाद नियुक्त हुए एज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया कि वहां रहते रहते न्यूक्लियर यानी यूरेनियम को एनरिच करना, गैस सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स को वहां से चुराया, यूरेनियम कैसे एनरिच होता है ये प्रोसेस जाना, और क्या क्या हार्डवेयर लगते हैं टू एस्टैब्लिश अ न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी जहां पे यूरेनियम को एनरिच किया जाए, वो सारे ब्लूप्रिंट्स को इन्होंने वहां से चुराया। डच के नाक के नीचे से ये सब चीज चोरी हुई 80 के दशक में। ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ पाकिस्तान आए और वापस कभी डच गए नहीं। वहां पर एक एप्लीकेशन मूव किया गया कि इन्हें येलो फीवर हो गया, इसलिए ये वापस यूरोप नहीं जाएंगे। लेकिन यूरोप में जो एजेंसीज थी, स्पाई एजेंसीज थी, डच स्पाई एजेंसी थी, उनके कान खड़े हो गए थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था वो अपने साथ क्या लेके गया है। वहां से पता चला कि वो अपने साथ यूरेनियम एनरिच करने के मेथड, प्रोसेस और क्या क्या हार्डवेयर कहां कहां से आएंगे उनके सारे डिटेल्स वो लेके गया था। यानी न्यूक्लियर फ्यूल सप्लायर्स ग्रुप के लिस्ट जो यूरोप में थे, उन सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को लेके गया था और ये पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान में उस समय भुट्टो का नारा था कि हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे।
ये बहुत ही क्रेडिबल नारा है। 1974 में भारत ने अपने स्माइलिंग बुद्धा से ये बता दिया था पूरी दुनिया को कि भारत भी न्यूक्लियर वेपन पाने के लिए अग्रसर है। अब 74 के बाद जब पाकिस्तान को पता चला तो इनको डच न्यूक्लियर फैसिलिटी में प्लांट करती है ISI अंडर द कोड नेम करीम, और एक मिशन दिया जाता है जिस मिशन का नाम था 076। ये प्रोजेक्ट नेम है कहूटा का, और इनको जिम्मेवारी दी जाती है भुट्टो के रिजीम के द्वारा कि आप पाकिस्तान में न्यूक्लियर फैसिलिटी को बिल्ड करने के लिए एक प्रॉपर जगह देखिए, रेकी कीजिए, और ऐसी जगह देखिए जो घनी आबादी से दूर हो, आउटस्कर्ट में हो, डेजर्टेड एरिया हो। तो ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयस में कहूटा नाम का चयन करते हैं और वहीं पे फैसिलिटी डेवलप करने के लिए ये प्लान करते हैं। अब आ गया न्यूक्लियर फैसिलिटी आपने बनाई कहूटा में, इन्होंने बनाई। यूरोप से सारे चुराए हुए मटेरियल्स आए, यहां तक कि सेंटर फ्यूज के डिजाइन भी डच वाले थे। उस समय के इंटरनेशनल वेपन जो ऑफिसर थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे AIA के, वो पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचे? CIA क्या कर रहा था? अमेरिका का प्रेशर क्यों नहीं था पाकिस्तान पे? तो 1980 के दशक में अफगान जिहाद चल रहा था। अफगान जिहाद के कारण अमेरिका के प्रायोरिटी लिस्ट में था ही नहीं कि पाकिस्तान पे प्रेशर बनाया जाए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कराया जाए। यहां पे आते हैं, इंडिया का रोल क्या था? इंडिया में उस समय इमरजेंसी के बाद तत्कालीन सरकार मोरारजी देसाई की थी और जिया उल हक वहां पे डिफैक्टो प्रेसिडेंट बन गए थे, जुल्फी अलीकार भुट्टो को फांसी पे लटकाने के बाद। मोरारजी देसाई का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन जाए, क्योंकि उस समय रॉ के एजेंट्स काम कर रहे थे पाकिस्तान में कि किस तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल किया जाए, और ये सारा एक्सपोज कर दिया मोरारजी देसाई ने। भुट्टो के बाद जियाउल हक बैठे और जियाउल हक को हॉटलाइन पे उठा लिया मोरारजी देसाई ने रात में। ये स्कॉच पीते थे और रात को इनको हॉटलाइन पे उठा करके बताया जियाउल हक को कि आप कहूटा में जो कर रहे हैं हमें मालूम है। पता है उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान में जितने भी रॉ के एजेंट्स थे सबको पकड़ा गया, एग्जीक्यूट कराया गया, दर्दनाक मौत हुई उनकी। और हमारे एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, वो है मोरारजी देसाई, जिन्हें निशाने पाक दिया जियाउल हक ने। अब आप इसके बीच की स्टोरी अंडर द लाइन्स आप पढ़ सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। आज हम बात कर रहे थे अब्दुल कादिर खान की। अब अब्दुल कादिर खान जो है वो पाकिस्तान का नेशनल हीरो बनता है, लेकिन इनके डीएनए में क्या है? पाकिस्तानियों के डीएनए में है ये एक पैथोलॉजिकल लायर है। ये अपने देश को भी बेच सकते हैं पैसे के लिए। आज हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट APJ कलाम को पूरे वर्ल्ड में सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में विश्वास रखते थे। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के डिटेल्स को कहीं भी उन्होंने प्रायोरिटी अपने देश को समझी, न्यूक्लियर फैसिलिटी के डिटेल्स को कहीं लीक नहीं किया। इसीलिए भारत ने ऐसे व्यक्ति को, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो भारत के धरोहर हैं, उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया और सम्मान इंडिया के वन ऑफ द ट्रेजर्स थे APJ अब्दुल कलाम। लेकिन वहीं विपरीत अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट स्टैब्लिश किया और कई देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर की, जिसके कारण मिडिल ईस्ट में 2 युद्ध हुए, अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा, और आज आप देख रहे हो कि नॉर्थ कोरिया को
न्यूक्लियर वेपन बनाने में सबसे बड़ा रोल अब्दुल कादिर खान का था। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी पाकिस्तान को, और अब्दुल कादिर खान ने सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम एनरिच करने की सारी टेक्नोलॉजी एक ऐसी रेजिम को दे दी जो डिक्टेटरशिप था, जो एंटी वेस्ट है, जो एंटी ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, यानी नॉर्थ कोरिया के ऐसे रेजिम को जो कम्युनिस्ट रेजिम है। लीबिया में गद्दाफी को इन्होंने $100 मिलियन में ऑफर किया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी आप यूरेनियम को एनरिच कैसे करेंगे और इसे न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में कैसे यूज करेंगे एज अ वॉर हेड, यानी बॉम्ब कैसे बनाएंगे। लीबिया को दिया, ईरान को दिया, यहां तक कि सद्दाम को ऑफर किया गया, लेकिन सद्दाम ने इसे नहीं लिया, यह समझ के कि ये एक CIA का प्लॉट है उसे फंसाने के लिए। सद्दाम ने इस पे कोई पे हीड नहीं दिया इनके ऑफर पे। दुबई में इन्होंने अपना एक ऑफिस खोला, अब्दुल कादिर खान, यहां से ये वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते थे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ब्लैक मार्केट में किस तरीके से प्रोपेगेट करके फैलाने का काम अब्दुल कादिर खान ने किया। लेकिन वो कहते हैं ना, 98 में जब इंडिया ने विस्फोट किया पोखरण में, उसके बाद पाकिस्तान ने 14 दिन के बाद न्यूक्लियर टेस्ट किए पाकिस्तान में। 2001 तक इनको ट्रेस किया जाता था, वेस्ट की एजेंसियां ट्रेस करती थी कि इनका मल्टीपल देशों में मूवमेंट था, टर्की, लीबिया, इराक, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। चाइना ये बहुत मल्टीपल टाइम ये गए हैं। कहीं ना कहीं चाइना ने भी हेल्प की है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, और ये पूरे वेस्ट के नजर में था। ये जॉइंट ऑपरेशन कैरी कर रहा था CIA और MI6, लेकिन इनको दबा दिया गया बाय अमेरिकन कांग्रेसमैन आफ्टर 2001 9/11 के बाद, जब अमेरिका को एक क्रेडिबल एलाई की जरूरत थी साउथ एशिया में टू फाइट अगेंस्ट तालिबान। तब तक US के कांग्रेसमैन चाहते थे कि भाई पाकिस्तान उनका नेचुरल एलाई है ऑन फाइट अगेंस्ट टेरर, लेकिन ये नहीं जान पाए वेस्ट एजेंसी कि ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा अगर खतरनाक कोई व्यक्ति था वो अब्दुल कादिर खान था। क्यों? इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेट किया अराउंड द वर्ल्ड, ऐसी रिजीम को जो रिजीम वेस्ट के अगेंस्ट में थी, जो रिजीम एंटी डेमोक्रेटिक थी, जैसे गद्दाफी, सद्दाम, ईरान और नॉर्थ कोरिया। कई $बिलियन के ब्लैक मार्केट में इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए लिया। टेलर मेड, वो गुड लुक्स टेलर जो दुबई में था और इटली में था, वहां इनके कपड़े सिलते थे। अब्दुल कादिर खान का एक्सपोजे तब तक नहीं होता जब तक ईरान की फैसिलिटी नतान्स, यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं पहुंचती। यहां पर जब इन्वेस्टिगेटर्स पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ईरान के इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पे टच डिजाइन के सेंट्रीफ्यूज थे, और ये वैसे ही सेंट्रीफ्यूज थे जो पाकिस्तान यूज करता था, और सेम ऐसे ही सेंट्रीफ्यूज लीबिया को भी ऑफर किया गया था। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पाया गया बाय CIA कि भाई इन सब के पीछे अगर कोई व्यक्ति था तो वो था अब्दुल कादिर खान। तो आप समझो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से पूरे वर्ल्ड में किस तरीके की क्राइसिस हो गई थी उस समय, कि अमेरिका को 2001 के बाद इराक में युद्ध करना पड़ा सद्दाम को एलिमिनेट करने के लिए, और लीबिया में भी युद्ध करना पड़ा, यानी कि गद्दाफी को एलिमिनेट करने के लिए। यह था रीजन कि अमेरिका ने तालिबान के अलावा लीबिया और मिडिल ईस्ट में अपने वॉर प्रोग्राम को
एक्सपर्डाइट किया और एक्सटेंसिवली यूज किया ताकि सद्दाम के रिजीम को और गद्दाफी के रिजीम को हटाया जाए, क्योंकि ये रॉग नेशन के रॉग एम्बिशंस थे न्यूक्लियर वेपन को हासिल करना। गद्दाफी ने $100 मिलियन तक का पेमेंट कर दिया था इनको वाया हवाला इन दुबई इन कैश ट्रांजैक्शन। इनका एक श्रीलंकन कनेक्ट भी था, जो मलेशिया में कंपनी थी जहां से सेंट्रीफ्यूज के पार्ट को डेवलप किया जाता था, और उस कंपनी को पता ही नहीं था कि ये हाई स्टील वेरिएंट्स जो यूज होंगे, जैसे कंडक्टर्स और आपके रिफ्यूलिंग के लिए जो इंस्टॉलेशन यूज होंगे, वो डिजाइन वो कर रही थी। कंपनी को पता ही नहीं था। कंपनी सारे इक्विपमेंट को मलेशिया में रेडी करती थी बिना जानकारी के। मलेशियन एजेंसीज को के डोरबेल्स रिंग हुए, उन्होंने प्रोएक्टिवली काम किया और इनके नेटवर्क के 30% लोगों को पकड़ा। उसी तरीके से मिडिल ईस्ट में दुबई भी एक्टिवेट हुआ, जहां मिडिल ईस्ट के बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए और उनके नेटवर्क पे काम किया गया। जर्मनी में इनका मेन पार्टनर था, जो ब्लैक मार्केट में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हार्डवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट्स को शिपमेंट कराया करता था। यानी अगर कोई शिपमेंट जर्मनी से पाकिस्तान आना है तो शिप को राउट करते थे मल्टीपल डेस्टिनेशन पे, ताकि फाइनल डेस्टिनेशन का क्लोजर ही ना मिल पाए। ये सारा काम AQ खान ने प्रोएक्टिवली किया अंडर द कवर ऑफ अफगान जिहाद एंड अंडर द कवर ऑफ 9/11। जब ये पकड़े गए, इन्वेस्टिगेटर्स सारे रिपोर्ट्स लेके डॉसियर जमा करके पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान में उस समय परवेज मुशर्रफ थे, और ये जो इंटरव्यू आप देखने वाले हैं वो उस समय का है जब ये नेशनल टीवी पे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान खुद कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने इंसानियत के विरुद्ध कितना बड़ा और घिनौना काम किया। The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. आज पाकिस्तान जैसा ही नेशन है कि वहां उनके साइंटिस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्रोलिफरेट करते हैं, पर उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। वेस्ट सोया रहता है, और यह बहुत बड़ी क्राइम थी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्या पाकिस्तान को कभी ट्रायल देना पड़ा इसके लिए? क्या किसी देश ने पाकिस्तान जैसे देश को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खींचा इसके लिए? नहीं। क्या पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगे? नहीं। क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हुई? नहीं। पाकिस्तान में कई ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, क्या वेस्ट ने प्रोएक्टिवली इन पे सैंक्शन कभी लगाया? नहीं। वेस्ट उल्टा ऐसे देश को फंड करता है। क्यों फंड करना चाहता है? इंडिया इज नॉट अ काउंटर बैलेंस अगेंस्ट चाइना। इंडिया के अपने एम्बिशंस हो सकते हैं, लेकिन वेस्ट ने हर समय इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को वेपन दिया, फंड दिया, और यहां तक कि कई बार बचाया भी है। जो आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद देख रहे हैं कि यूएस के ट्रंप सरकार, जो माना जाता था कि मोदी जी के बहुत करीबी हैं, इंडिया के प्रो एक्टिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में ये बिलीव करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि वेस्ट में अमेरिका भी चुपचाप पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। क्यों? अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपोज हो गई। भारत के इंडिजीनियस वेपन ने जो परफॉर्म किया ऑपरेशन सिंदूर में, इजराइल के आयरन डोम को भी फेल करने का काम किया है हमारे एयर डिफेंस सुदर्शन ने, जहां हमने S-400 को बाखूबी बहुत बढ़िया से यूज किया। हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने वर्ल्ड को बताया कि वी आर द वन ऑफ द बेस्ट इन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी।
इसलिए आज आर्मेनिया भी हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए राजी हुआ है। हमने कई ऐसे चीज को दिखाया, ब्रह्मोस की प्रिसाइज कैपेबिलिटी को बताई कि कितने प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकता है ब्रह्मोस विद इन 100 मीटर्स टारगेट के। हमने ये बताया कि हमारे क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के एयर डिफेंस फेल हो गए जो चाइनीज मेड HQ-9 के थे। हमने बहुत प्रिसाइज वे में 9 आतंकवादी अड्डों को अटैक किया विद स्कैल्प मिसाइल, विद ब्रह्मोस। इवन बंकर बस्टर भी यूज किए गए। पाकिस्तान ने रिएक्ट किया विद मल्टीपल स्वॉन ड्रोन्स जिन्हें हमने एजी गन से मार के गिराया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो एजी गन हुआ करते थे उन्हें मॉडिफाई करके इंडिया ने यूज किया इन ऑपरेशन सिंदूर। कई ऐसे ड्रोन भेजे गए जो वेपनाइज नहीं थे। पाकिस्तान को यह सपना आ रहा था कि इंडिया उसके पाव पाव के चंद पैसों के ड्रोन को करोड़ों रुपए के S-400 से मार के गिराएगा। अल्टीमेटली एक फिनेंशियल लॉस होगा और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को इवेड कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के इस स्ट्रैटेजी को इंडियन मिलिट्री माइट ने बाखूबी फेल किया। किस तरीके से? वो एजी गन्स का यूज किए, उन्होंने आकाश सिस्टम को यूज किया, बराक सैम सिस्टम को यूज किया फतेह मिसाइल को गिराने के लिए। फतेह उनका क्रूज सबसोनिक क्रूज मिसाइल था, इसको गिराया इंडिया ने S-400 को बहुत ही लिमिटेड वे में यूज किया और बहुत ही एक प्रिसाइज वे में यूज किया। इंडिया ने एक एवैक्स को मार गिराया पाकिस्तान का। 380 किलोमीटर का टारगेट नापा है S-400 ने। तो इस मिलिट्री कैपेसिटी को एक्सटेंसिवली वर्ल्ड के फोरम पे जिस तरीके से इंडिया ने दिखाया है, एग्जिबिट किया है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। वापस आते हैं, बात कर रहे थे अब्दुल कादिर खान की। इन्हें पाकिस्तान ने हाउस अरेस्ट पे रखा। पाकिस्तान एक रॉग नेशन है जो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। आज बिलावल भुट्टो जाता है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं बैठे जर्नलिस्ट बिलावल भुट्टो के नैरेटिव को एक्सपोज कर देते हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड को भी पाकिस्तान को डिसआर्म करना चाहिए, वर्ल्ड को भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा रॉग नेशन है जिसने अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में बांटा है। उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई अभी भी पेंडिंग है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।